हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय, प्रोजेक्ट हेड जुडिशरी गोल्ड, एंड आई एम हियर with this video of 250 plus most important landmark judgments for the Indian Evidence Act part 2. Now, in part 1 हम लोग already section 30 31 के पहले तक का एरिया कवर कर चुके हैं. In this session we will be discussing the area from section number 32 to section number 167 of the Indian Evidence Act in terms of the proper landmark judgment जो कि हमें पढ़ना जरूरी है, या फिर जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन में अगर अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो दैट विल फेच अस मोर मार्क्स इन कंपैरिजन टू एनी ऑफ द कैंडिडेट, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इन मेजर केस लॉस को मिस करते हैं. So without wasting any time, let's just right away get started with this video of the Indian Evidence Act Part 2 most important judgments. So to begin with, I'm very sure you are very much aware about the drill. So drill यही है, आपके सारे जो केस लॉज हैं आपकी स्क्रीन पे हैं. We'll be discussing कुशल राव, संपत बापसो, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, भद्रगिरी का केस है, बालकृष्ण केस है, दर्शन केस है, प्रफुल्ल बी देसाई का केस है, रूप कुमार का केस है, वासुदेव राव का केस है, आलमगीर केस है. देयर आर multiple number of cases as you can see. MC Verghese, Rabindra Kumar Dey, Bhagwan Singh, Dagdu, Sukhwant Singh, Ganpati Chako, Gopal Sarvan, and many cases are there. So let's right away get started with the cases. Case number 1 is Kaushal Rao या Kaushal Rao जैसा भी बोलते हैं. Kaushal Rao versus State of Bombay. It states there is neither rule of law nor a rule of prudence which states that dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated by the independent evidence. अब देखिए, जब आप डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 32 के 1 में, तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आती है दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज एप्लीकेबल इन द केसेस वेयर इन द पर्सन हूसोएवर हैज गिवन द स्टेटमेंट इज डेड एंड the statement that is given by him relates to the cause of his death. एक चीज हमें यह भी याद रखनी होती है कि डाइंग डिक्लेरेशन इन इंडिया एंड डाइंग डिक्लेरेशन इन यूके के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस यही होता है दैट इन इंडिया द पर्सन मे और मे नॉट बी अंडर द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ. ऑन द अदर हैंड यूके या ब्रिटिश लॉ में या इंग्लिश लॉ में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इज अ कंपल्शन. नाउ, क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे, अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे ये चीज सिद्ध हो सकती है? क्या अकेला डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी तरीके से सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है? इसके लिए एन नंबर ऑफ केसेस है, बहुत सारे केसेस हैं, इसीलिए हम मल्टीपल केस लॉज को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. कुशल राव इनमें से एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है जो कि यही प्रोवाइड करता है दैट ऑल्दो दिस इज नाइदर अ रूल ऑफ प्रूडेंस नॉर रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन unless it is corroborated by independent evidence. यानी अगर इंडिपेंडेंट एविडेंस किसी भी तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन को एक बेस प्रोवाइड करता है, so that way you can definitely say that dying declaration can form the criteria or can form the basis of conviction. Further, a true and voluntary declaration needs no corroboration. ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर एक सत्य और स्वेच्छा से दिया हुआ कोई डिक्लेरेशन है डाइंग डिक्लेरेशन का एंड उसकी ट्रुथफुलनेस पे कोई डाउट नहीं है, उसकी वेरासिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर उसको कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. क्योंकि देयर आर मल्टीपल टाइम्स, देयर आर चांसेस कि जब डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा रहा था या फिर जो सर्कमस्टेंसेस अराइज हुए जिसकी वजह से डेथ हुई, वहां पे ना तो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था, ना ही कोई इंटरेस्टेड विटनेस था, ना ही कोई आई विटनेस, चाइल्ड विटनेस, ना ही कोई चांस विटनेस था. तो ऐसे केस में डाइंग डिक्लेरेशन का भी एप्लीकेशन डायरेक्टली पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द अक्यूज. ठीक है, आगे चलते हैं. टॉकिंग अबाउट संपत बापसो काले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देखिए, 2019 का केस है, एकदम लेटेस्ट है. इस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि लेटेस्ट केसेस अगर ब्रॉडली प्रोमिनेंटली अगर आप हरियाणा, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, पंजाब एंड इवन इन द केस ऑफ यूपी एंड इवन इन केस ऑफ तमिलनाडु, केरला वगैरह में अगर आप रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स डालते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा, एक 1 मार्क, एक 1.5 मार्क एक्स्ट्रा एज मिल जाता है. सो इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो conviction can solely be based on dying declaration, corroborative evidence may be required when there is a doubt as to whether the victim was in a fit state of mind to make the statement. तो देखिए, कौशल राव में अपन ने देखा कि ट्रू होना चाहिए, फेयर एनफ. यहां पे देखिए, यहां पे टर्म यूज हुआ है ट्रू एंड वॉलंटरी, यहां पे टर्म यूज हुआ है इफ इट इज ascertained that the person who was giving the dying declaration was in the right state of mind, fit state of mind में था और सही स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो व्यक्ति अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था तो फिर उसका एप्लीकेशन माना जाएगा, सही समझा जाएगा. लेकिन इट मे बी रिक्वायर्ड
corroborative evidences may be required when there is a doubt in the mind of the court that the person whosoever was giving that statement or that dying declaration was not in the right state of mind to a judge कि वो क्या बोल रहा है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रेडी। रेडी में रेडी ये अपना सलमान भाई वाली, सलमान भाई की जो रेडी है काफी बकवास मूवी है, ठीक। उस मूवी में एक कैरेक्टर है जो मेन विलेन है आर्यन करके। वो व्यक्ति एकदम ऑलमोस्ट कोमा, ऑलमोस्ट डेथ बेड पे रहता है, हालांकि वो बाद में रिकवर कर जाता है। अब वो अपने हाथ को मूव करता है, जेस्चर्स दिखाता है, सिंबल्स दिखाता है, एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करता है। बट इफ द पर्सन इज नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड, फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी भी तरीके का कन्विक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है अनलेस इट इज corroborated by certain other evidences, ठीक। तो that is what you need to understand over here, that if a person is giving a dying declaration, it can form the criteria or it can be a basis of conviction, but it should be backed by the truth, it should be backed by the willingness of course, and it should also be backed by the criterion of fit state of mind। नेक्स्ट चलते हैं, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। बहुत फेमस केस है, बहुत ही ज्यादा देखा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला केस है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड और ये क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला ऐसे केसेस हैं जिन्हें प्रोमिनेंटली लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। क्या होल्ड किया गया था इस केस में? इट वाज हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय साइंस एंड नॉड इज आल्सो रेलेवेंट। अगर जेस्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, नॉडिंग के थ्रू अगर कोई व्यक्ति अपने जेस्चर्स के थ्रू ये दिखाता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है उसका, या उसे किसने मारा, कॉज ऑफ डेथ की तरफ वो पॉइंट आउट करता है, तो दैट वुड डेफिनेटली वर्क। यहां पे वन ऑफ द थ्योरीज और वन ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू सच केसेस, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जब वो ताशकंद गए एंड वहां पे जब उनकी मृत्यु हुई थी पीस ट्रीटी साइन करने के बाद, तो उस टाइम भी ये एक फैक्ट है, एक थ्योरी है कि द पीपल प्रेजेंट देयर सॉ दैट जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो एक कप की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, एक बॉटल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। तो ये पॉइंट करना या नॉट करना या साइंस देना या जेस्चर देना, ये भी किसका पार्ट समझा जाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन का पार्ट समझा जाएगा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रगिरी वेंकटा रवि वर्सेस पीपी हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। हालांकि हाई कोर्ट का केस है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। इफ डाइंग डिक्लेरेशन is found to be voluntary, reliable and made in a fit mental condition, it can be relied upon without any corroboration. In case of any discrepancy, it would not be safe to rely upon them. So वही चीज है, जो चीजें आपने अभी तक देखी, कौशल राव में देखा आपने, जो चीज आपने पहले देखी, ये सारी की सारी चीज यहां पे आकर के रुक जाती है, इसी पॉइंट पे वर्क करती है कि भैया अगर इफ द पर्सन वाज इन राइट स्टेट ऑफ माइंड एंड his testimony, or rather his statement, not testimony, his statement, his declaration seems reliable because of right state of mind, because it seems to be true, तो फिर ऐसे केस में corroboration की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डाउट होगा तो corroboration चाहिए पड़ेगा। नेक्स्ट इज बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स। एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन, देखिए जो एक्सपर्ट एविडेंस आप लोग पढ़ते हैं सेक्शन 45 से एंड सो ऑन, that's what is discussed over here. An expert is a person who by his training and experience has acquired the ability to express an opinion which an ordinary witness does not possess. ये चीज समझिएगा, in order to become an expert, may it be in foreign law, may it be in science, may it be in handwriting, may it be in fingerprints or any other thing, art, culture, इन सारी चीजों के एक्सपर्ट होने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होना जरूरी नहीं है। There is no strict educational qualification that is required for you to be an expert in a certain field, but obviously you need to possess these two things. Number one is training on that subject, and number two is a certain amount of experience. ठीक? So has acquired the ability to express an opinion which an ordinary witness does not possess, and the witness of an expert is such evidence, yeah, the evidence of an expert is such an evidence which is based on expertise and evidence. Obviously, जब आप एक्सपर्टीज रखते हो, जब आप एक्सपीरियंस रखते हो, तो आपके एविडेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। रीजन बीइंग यू आर कंसिडर्ड टू बी द माइस्ट्रो ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन। मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी एक पर्टिकुलर आर्ट से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर हेरिटेज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल किसी मंदिर से रिलेटेड, या फिर किसी मस्जिद से रिलेटेड, किसी गुरुद्वारे से रिलेटेड, या फिर किसी एक चर्च से रिलेटेड, गिरजाघर से रिलेटेड, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, तो जो भी उस मंदिर के, उस मॉस्क के, या फिर उस गिरजाघर के, या फिर उस गुरुद्वारे के जो भी ज्ञानी होंगे, प्रीस्ट होंगे,
मौलाना होंगे या फिर पंडित जी होंगे, वो सभी लोग उस मंदिर की हिस्ट्री से रिलेटेड, उसके कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पाते। ठीक, दैट इज सम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको आप बोल सकते हैं कि ये इस टॉपिक पे एक्सपर्ट है, और वो एक्सपीरियंस से आता है, वो एक्सपर्टीज से आता है, वो ट्रेनिंग से आता है। दैट इज व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट एंड एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट कंपल्सरी। फर्दर देखिए, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन आई विटनेस ऑन द पॉइंट ऑन हाउ द इंजरी वाज कॉज्ड, द एविडेंस ऑफ डॉक्टर कैन नॉट ओवरराइड द अनइम्पीचेबल टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस। ठीक, मतलब कि देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस केस में आपको यह समझना है कि अगर आई विटनेसेस की अनइम्पीचेबल टेस्टिमनी है, मतलब आई कोई चीज आंखों देखी है और कोई चीज डॉक्टर की रिपोर्ट में निकल के आ रही है, अगर ये कभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, तो यू विल नॉट से दैट डॉक्टर्स एक्सपर्ट ओपिनियन और अ साइंटिफिक एविडेंस विल ओवरराइड द आई विटनेसेस टेस्टिमनी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये चीज भी आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। मेंस में तो अपने आंसर में आपको वैसे भी इंक्लूड करना चाहिए अगर साइंटिफिक एविडेंस पे क्वेश्चन आता है तो, कि अगर देयर इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वेइंग ऑफ an eyewitness's unmatchable या unimpeachable testimony and a doctor's report and expert's opinion, तो ऐसे केस में जो प्राइमरली हम लोग मान के चलते हैं कि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स ओपिनियन हैज टू ओवरराइड अदर एविडेंसेस, ये रूल यहां पे वर्क नहीं करेगा। अगर आई विटनेस की टेस्टिमनी अनइम्पीचेबल है, सही है, वेरासिटी टेस्ट हो चुकी है, क्रेडिट वर्दीनेस है, तो फिर ऐसे केस में इट विल स्टैंड एट इक्वल ग्राउंड्स with the eyewitnesses testimony, and in some cases even the eyewitnesses testimony might in some cases prevail over the scientific evidence or the expert opinion of the doctor। ठीक, आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट पी गोपाल कृष्ण एट दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2019 का लेटेस्ट केस है। क्या था? हेल्ड दैट द कंटेंट ऑफ मेमोरी कार्ड इन रिलेशन टू क्राइम अमाउंट टू अ डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ मटीरियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि कंटेंट्स ऑफ अ मेमोरी कार्ड इन रिलेशन टू अ क्राइम अमाउंट टू अ डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ मटीरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी भी क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में, किसी मेमोरी कार्ड में कोई डेटा दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई भी एक ऐसा एविडेंस दिया हुआ है विच इज रिलेवेंट टू द केस, it will amount to a document and it will not be considered as a material object। आप उसे रियल एविडेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसे ट्रीट करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह। यस, जैसे कि वेपन ऑफ क्राइम होता है, जैसे कि ब्लड रिडन क्लोथ्स होते हैं, आप उस तरीके से मेमोरी कार्ड को ट्रीट नहीं करेंगे। आप मेमोरी कार्ड के कंटेंट को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके डेटा को ट्रीट करेंगे लाइक इट इज अ डॉक्यूमेंट। फर्दर आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, या प्रफुल्ल लिखा गया है। Evidence can be produced by way of electronic records. This would include video conferencing. So yes, obviously 2003 का केस है, आईटी एक्ट नया नया आया था, इस चीज को भी वेटेज अब दिया जाता है। थोड़ा सा पुराना केस है, बट इस चीज को भी वेटेज दिया जाता है कि एविडेंसेस को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप वीडियोस के थ्रू, डीवीडीज के थ्रू, पेन ड्राइव्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किसी भी तरीके से आप अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हो। इवन द एविडेंसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर सामने वाला व्यक्ति जो एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है उसका कोर्ट ऑफ लॉ में आ पाना या एविडेंसेस का कोर्ट ऑफ लॉ में ला पाना पॉसिबल नहीं है, या फिर इट विल कॉज अननेसेसरी अमाउंट ऑफ डिले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूप कुमार वर्सेस मोहन थेडानी, क्या बोलता है? सेक्शन 9192 which talks about the golden rule of evidence are based on recognition of jural act of integration in case of written instruments and applies even on a third party seeking to establish a contract। अब देखिए, सेक्शन 91 92 में हम ब्रॉडली यही चीजें पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ग्रांट्स की बात हो रही है, जहां रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, उन रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो दे सकते हैं, लेकिन यू एक्सक्लूड गिविंग एनी काइंड ऑफ ओरल एविडेंसेस ऑन द सेम। दैट्स व्हाट द गोल्डन रूल इज। गोल्डन रूल क्या है? वेरेवर पॉसिबल द बेस्ट एविडेंस हैज टू बी गिवन। तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट का अगर कोई भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एविडेंस है, तो बेस्ट एविडेंस वो डॉक्यूमेंट ही होता है, या फिर उसकी प्राइमरी या सेकेंडरी कॉपी होती है। लेकिन इन सम केसेस यू डू अलाउ द ओरल एविडेंसेस, और वो एक्सेप्शनल या प्रोवाइजो कंडीशंस आपको सेक्शन 91 92 में दी हुई है। तो ये क्या बोल रहा है? 91 92 आर बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ द जुरल एक्ट ऑफ इंटीग्रेशन in case of written instruments and applies even on a third party seeking to establish a contract। मतलब इंटीग्रेशन की बात क्या
कि यहां पे ना सिर्फ वो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली बेनिफिशियरी है या उस पार्टी से डायरेक्टली रिलेटेड है, इवन अ थर्ड पार्टी, even a third party who is a party to the contract or who wants to establish an interest in the original contract will have to go through the same process of 91 and 92 जैसा कि दोनों पार्टीज को फॉलो करना पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए आप और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रूव करने के लिए हमें तो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओरल एविडेंस क्या है? डिस्कार्डेड है अनलेस वी फॉल इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में हमारा तीसरा बंधु भी, तीसरा व्यक्ति भी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट या एक तरीके से अपना इंटरेस्ट शो करता है या फिर ये करता है, ये कहता है कि I also seek some kind of claim via this contract between you and me. In that case, he will follow the same process as is provided in 91 and 92. उसके लिए कोई exceptional conditions नहीं बनती। Next would be the presumption. State of AP versus Vasudev Rao. Important case है। क्या बोलता है? A presumption is an inference of fact drawn from other known or proved facts. ठीक, इन्फ्रेंस होता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन को आप कभी भी ये नहीं बोलते कि प्रिजम्पशन इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इन इटसेल्फ। नो, प्रिजम्पशन इज अ मियर, इट्स अ मियर डेरिवेशन और इट्स अ मियर इन्फ्रेंस फ्रॉम द फैक्ट्स। सो प्रिजम्पशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ फैक्ट। अगर कोई फैक्ट है, ठीक, अगर कोई फैक्ट है तो उससे देख के क्या समझ में आ रहा है, उससे क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है, उससे क्या निचोड़ निकाला जा सकता है, उसकी क्या बाल की खाल पकड़ी जा सकती है, that's what a presumption is. ठीक, it means a rule of law that courts and judges shall draw a particular inference from a particular fact. ठीक, तो यही चीज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बनती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बनती है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जनरली किस नेचर का चलता है? डिस्क्रिशनरी नेचर का चलता है। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कैसे नेचर का चलता है? मैंडेटरी नेचर का चलता है। ये हम लोग एविडेंस में शुरू में भी पढ़ते हैं। ठीक, so that's what you need to understand in terms of presumption. It is not a fact. It operates more of as more as a derivation or an inference out of the fact. ठीक, next is Nandlal Vasudev Badvek versus Lata Nandlal Badvek. क्या है केस? Supreme Court opined that conclusive proof under section 112, that is legitimacy of patriarchy or rather paternity test जिसे हम बोलते हैं, not patriarchy, paternity test जिसे बोलते हैं, section 112 is final and in general cannot be rebutted by any other fact. However, DNA testing is an accurate science and once DNA test report is available, it can rebut the presumption of section 112. हालांकि जब आप बात करते हैं डीएनए टेस्ट की तो इस पे डाइवर्स ओपिनियन आते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है, अवेलेबल है, तो इट कैन rebut the presumption of section 112. It shall rebut the presumption of section 112 नहीं बोला जाता। ठीक, so that's what you need to understand कि जो चीज 112 का प्रिजम्पशन दे रही है, 112 का प्रिजम्पशन अपने आप में क्या माना जाएगा? कंक्लूसिव ही माना जाएगा। इट इज अ कंक्लूसिव proof of legitimacy or rather paternity test. Yes, however, DNA testing is an accurate science, obviously, and once DNA test report is available, it can rebut the presumption of section 112. क्योंकि जब आप section 112 पढ़ते हो तो उससे multiple questions आते हैं, days आते हैं, 280 days वाला, there was no access between the parties so that the female or the woman would have conceived, या फिर there was some kind of impotency। अगर ये चीजें आती हैं तो उस कंडीशन में भी डीएनए टेस्टिंग वाली एप्लीकेशन चलेगी साथ में। ठीक, नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन। आलमगीर का केस है, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B। नाउ 113B क्या है? 304B से डायरेक्ट रिलेटेड है, 1986 का सेक्शन है। ठीक है, उसी अमेंडमेंट से आया था। व्हाट इज इट अबाउट? इट इज अबाउट डाउरी डेथ। डाउरी डेथ की साथ जो भी कंडीशंस होती हैं वो आप लोगों ने आईपीसी में 304B में ऑलरेडी पढ़ी है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, presumption under section 113B does not stand automatically rebutted merely because the accused had been acquitted under section 302 Indian Penal Code. देखिए होता क्या है, जब भी 304B और 302 पढ़े जाते हैं तो ये साथ में पैरेलली वर्क करते हैं। पैरेलली वर्क करने का मतलब या तो जाहिर है 304B लगेगा, डाउरी डेथ का एंगल आएगा, या फिर मर्डर का एंगल आएगा 302 की पनिशेबिलिटी पे वाया 300। नाउ what happens is, अगर मान लीजिए कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस 302 की कंडीशंस को किसी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाया है प्रोसिक्यूशन, इवन इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन इज, जो 304B वाला प्रिजम्पशन किसके अगेंस्ट वर्क करता है? हस्बैंड एंड हिज फैमिली।
या whosoever was involved in the causing of dowry death, या जिनके अगेंस्ट प्राइमरी एक प्रिजम्पशन क्रिएट हुआ है, उनपे तब भी एक बर्डन ऑफ प्रूफ रिलाई करेगा दैट दे हैव टू प्रूव दिस, दैट दे डिड नॉट कॉज द डाउरी डेथ ऑफ द वुमन. ठीक, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि अगर 304 बी या 113 बी पे कोई क्वेश्चन आता है, यू नीड टू इंक्लूड आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ असम, wherein it was provided that it does not automatically, even if the accused is acquitted for 302, it does not automatically rebut the presumption which is laid down under 113b against the persons involved in the dowry death of the woman. फर्दर आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट रविंद्र कुमार डे, दैट इज स्टेट ऑफ ओडिशा. क्या बोलता है? द एविडेंस एक्ट डज नॉट कॉन्टेम्पलेट दैट अक्यूज्ड शुड प्रूव हिज केस विद सेम स्ट्रिक्टनेस एज विगर एज द प्रोसिक्यूशन. क्या मतलब है? प्रोसिक्यूशन का जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए. लेकिन जब आप बात करते हैं अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू पे, देखिए जब मैट्रिमोनियल या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में या फिर डाउरी डेथ के केस में, क्रुएल्टी के केसेस में, ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे प्रिजम्पशन जो होता है, ठीक है, 113 ए आप उठा ले, 113 बी आप उठा ले, ये ऐसे केसेस हैं, 114 दिख ले, ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे द प्रिजम्पशन goes into the favor of the victim and against the accused. तो जिसके फेवर में प्रिजम्पशन होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. इन जनरल द प्रिजम्पशन इज इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. बट ऐसे केसेस में 113 ए, 113 बी, 114 के केसेस में द प्रिजम्पशन इज इन द फेवर ऑफ द विक्टिम एंड देयरबाय द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड. तो भैया जब अक्यूज पे अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा तो क्या उसे भी अपने बर्डन को उसी तरीके से सेटिस्फाई करना पड़ेगा जैसे प्रोसिक्यूशन करता बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? नहीं, उतनी स्ट्रिक्टनेस, उतना विगर की जरूरत नहीं होती है. इट इज सफिशिएंट इफ ही प्रूव्स हिज केस अंडर 105 बाय द स्टैंडर्ड ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. 105 क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल कंडीशंस की तरफ जाते हैं, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं. देखो इन जनरल अगर आप बात करोगे तो जनरल एक्सेप्शंस का जो एप्लीकेशन है चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में और 105 ये चीजें कनेक्टेड है. नाउ व्हेन यू लुक एट इट स्ट्रेट अवे, अब आप इसे नेसेसिटी के तरीके से लें, एक्सीडेंट की तरीके से लें, इंटॉक्सिकेशन के तरीके से लें, डोली केपेक्स इनकेपेक्स के एंगल से लें, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के एंगल से लें, किसी भी जनरल एक्सेप्शन के एंगल से अगर आप लेते हैं तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी सिविल लॉ वाला जो प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वैसा अप्लाई करता है अक्यूज्ड के केस में. दैट मींस ही डज नॉट हैव टू प्रूव हिज इनोसेंस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, ही जस्ट हैज टू इंश्योर कि उसके फेवर में प्रोबेबिलिटी आ जाए. सो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल इन द केस वेयरइन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव द इनोसेंस और रादर टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी. ये चीज आपको रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा से मिलती है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा अपने आंसर में. अगर आप जनरल डिफेंसेस पे या फिर 105 पे या फिर 113 ए बी या फिर 114 से रिलेटेड आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो ठीक, या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ पे अगर इन टोटो कोई क्वेश्चन आया या प्रोसिक्यूशंस बर्डन ऑफ प्रूफ पे कोई क्वेश्चन आया या अक्यूज बर्डन ऑफ प्रूफ पे कोई क्वेश्चन आया, दिस केस इज मल्टीलैटरली यूजेबल फॉर यू. ठीक, आगे चलते हैं. टी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्या बोलता है? सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट गिव्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू द कोर्ट टू प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स इन द मैनर स्पेसिफाइड देयरइन. ठीक, गिव्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू द कोर्ट मतलब जैसे जैसे फैक्ट्स दिए हैं आपको कोर्ट ऑफ लॉ को सेक्शन 114 एक एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन देता है कि इन चीजों को कैसे अज्यूम करना है. स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पास मिली, क्या उसे हमें मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति ही चोर है? अगर मान लीजिए कि कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीजें रेगुलरली चल रही थी तो हम मान के चलेंगे कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसी थी. मतलब 114 की जितनी भी कंडीशंस हैं उस पर एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन किसको दे दिया गया? कोर्ट ऑफ लॉ को दे दिया गया कि कोर्ट ऑफ लॉ अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे और ये डिसाइड करे कि इन प्रिजम्पशन का करना क्या है, हाउ टू यूटिलाइज. ठीक, next is while inferring existence of a fact the court is required to apply process of intelligent reasoning what a prudent man would do under similar circumstances. देखो जब आप 114 के प्रिजम्पशंस को देखते हो तो वो एक जनरल नेचर के प्रिजम्पशंस ही होते हैं
उन पे इंटेलिजेंट रीजनिंग लगाने का सिंपल मतलब यही है कि जैसे एक रेगुलर पर्सन अपनी रीजनिंग अप्लाई करेगा कि भैया अगर ऐसा है तो जाहिर है ऐसा ही हुआ होगा, अगर कमरा है, कमरे में दो लोग हैं, दो में से एक व्यक्ति गायब है और दूसरे का लैपटॉप गायब है, तो सर्कमस्टांसेस क्या बनते हैं, क्या प्रिजम्पशन क्रिएट हो सकता है, क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाट इज provided in P. Narasimha Rao versus State of Andhra Pradesh, that the court will apply its intelligent reasoning in context to the prudent man's similar reasoning, or rather prudent man's similar circumstance में क्या सोचता, क्या derive करता वो। एंड ये जो डिस्क्रिशन है ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होगा इन कॉन्टेक्स्ट टू 114 फॉर एनी ऑफेंस। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी। सीधा सा केस है, द प्रिविलेज अंडर सेक्शन 121 इज आल्सो अवेलेबल टू आर्बिट्रेटर्स। अगर आप 121 की बात करेंगे तो ये जनरली जजेस पे, मजिस्ट्रेट्स पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन सेक्शन 121 के कॉन्टेक्स्ट में ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी ये बोल देता है कि भैया जैसी चीज जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स पे एप्लीकेबल है, सेम चीज आर्बिट्रेटर्स पे भी एप्लीकेबल होगी इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिवेसी। ठीक, next is Ram Bharose versus State of UP. The court held that under section 122 the acts or conducts of spouses। अच्छा, ये सारी चीजें मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूं कि ये स्पेसिफिक टॉपिक्स बनते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक, so the court held that under section 122 the acts or conducts of spouses apart from communications are not protected। मतलब अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन रखता है अपनी वाइफ से, या वाइस वर्सा, कोई ऐसी लेडी है जो अपने हस्बैंड से मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन रखते हैं। इस कम्युनिकेशन के अलावा वो जो भी अपने लाइफ में एक्ट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से एक प्रिविलेज नहीं बनता। ठीक, that doesn't become the part of any privileged matrimonial communication as we know it। ठीक, a wife can testify as to what her husband did on a certain occasion, though not as to what he said to her। समझ में आया? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी Z5 करके एक OTT प्लेटफॉर्म है, उस पे एक बहुत शानदार वेब सीरीज आई है बाय द नेम ऑफ सनफ्लावर। अब मैं इसमें आपको कुछ भी कोई भी स्पॉइलर दिए बिना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक हस्बैंड है जो कि जिनको वाइफ देख रही है कि वो किसी एक दूसरे पर्सन का मर्डर कर रहे हैं। ठीक, अब वो मर्डर करते वक्त अगर वाइफ देख रही है, वाइफ इज द आई विटनेस व्हाइल द हस्बैंड इज कमिटिंग द मर्डर, इन दैट कंडीशन हस्बैंड ने उनसे जो भी चीजें कही, वो कही हुई बात क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, उसके लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन वाइफ ने जो भी एज अ विटनेस, एज एन आई विटनेस जो भी होते हुए देखा, हस्बैंड को करते हुए देखा, दैट इज समथिंग दैट शी कैन टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, एमसी वर्गीस वर्सेस टीजी पोनान। What does it say? It was held that bar under section 122 is only applicable on spouses and not a third person। इसका मतलब क्या है? स्पाउसेस पे ही ये एप्लीकेबल है। अगर स्पाउसेस की बात जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति ने सुन ली, या फिर स्पाउसेस में से किसी ने जाके ये बात तीसरे पर्सन को बोल दी, तो फिर तीसरे पर्सन पे जैसे ये थर्ड पर्सन पे ये बात पहुंचेगी कि ये मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन में ऐसा एक इन लोगों का कम्युनिकेशन हुआ है मैट्रिमोनी के अंदर, लेकिन ये बात या तो मुझे पता चल गई या फिर खुद स्पाउसेस ने आकर के मुझे बता दी। इन दैट केस 122 का प्रिविलेज खत्म, हस्बैंड वाइफ को कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन दिस पर्सन, दिस थर्ड पर्सन, बिकॉज ही हैज द नॉलेज अबाउट दैट प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ही कैन वेरी वेल टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि भैया ऐसा कम्युनिकेशन हुआ था। ठीक, next is the further the bar under section 122 would even continue after the dissolution of marriage। obviously अगर मैरिज एंड कर गई तो मैरिज के अंदर, मैट्रिमोनी के अंदर जो कम्युनिकेशन था वो पब्लिक डोमेन में नहीं चला जाता, it still remains in the privileged communications window of section 122। next is the status at the time of communication has to be seen rather than the status at time of giving of evidence। सिंपल है, ये देखा जाएगा कि जिस टाइम पे कम्युनिकेशन हुआ था तब उनका क्या स्टेटस था, तब वो मैट्रिमोनी में थे या नहीं थे। अगर तब वो मैट्रिमोनी में थे और उसके बावजूद अगर वो चीज आगे जाती है, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कम्युनिकेशन हुआ और उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, बाद में जाकर के इनके एविडेंस की जरूरत पड़ी, तो फिर एप्लीकेशन तब भी वैसा ही होगा जैसे जब कम्युनिकेशन हुआ था तब का था। ठीक, तो जिस टाइम एविडेंस दिया जा रहा है तब दोनों का स्टेटस क्या है? डाइवोर्सी है, एक पर्सन कोई किसी की डेथ हो गई है आइदर ऑफ द स्पाउसेस की, दैट वोंट मैटर। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का केस है, सेक्शन 123 सैलस पॉपुली से डील करता है। क्या है?
is based on the maxim salus populi es suprema lex, which means that regard of public welfare is the highest law. अगर कभी सेक्शन 123 पे क्वेश्चन आया तो आप इस केस लॉ को कोट कर सकते हैं. क्या बोलता है? विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 123, कोर्ट हेल्ड दैट द फाउंडेशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट व्हिच डिमांड्स एविडेंस टू बी विदहेल्ड मस्ट बी वेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब पब्लिक इंटरेस्ट जहां पे डिमांड करता है एविडेंस की, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट विच डिमांड्स एविडेंस टू बी विदहेल्ड, रोक ले, इट मस्ट बी वेड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में अगर किसी भी सिक्योरिटी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से उस एविडेंस को रोका जाना या उस इंफॉर्मेशन को कंसील किया जाना, उसे छुपाया जाना जरूरी है, तो फिर यह देखा जाएगा कि क्या अगर हम इस फैक्ट को रिवील कर दें, क्या अगर हम इस फैक्ट को रिवील कर दें तो पब्लिक इंटरेस्ट पे कितना असर पड़ेगा. दैट्स व्हाट इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स मोहम्मद सुगल वर्सेस द किंग, 1946 का केस है. क्या है? इट वाज हेल्ड दैट अ चाइल्ड इज आल्सो अ कंपिटेंट विटनेस. क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है, हु कैन टेस्टिफाई, who can be a witness. So even a child can be a witness if it can understand the questions put to it and give rational answer even though he does not understand the meaning of oath and its implication. Now, whenever you talk about somebody becoming a witness, witness बनने का पहला रूल होता है that you come up with an oath. आप ओथ लेते हैं, आप एफिडेविट पे, एक शपथ पत्र पे सिग्नेचर करते हैं कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे द्वारा दी हुई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी नॉलेज में सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा. भले से कोई बच्चा इस ओथ का मीनिंग ना समझ पाए, इसके एप्लीकेशन को, इसके इंप्लीकेशन को, इसके सर्कमस्टांसेस को ना समझ पाए, अगर वो क्वेश्चन समझ सकता है, उसका सही जवाब, रैशनल एक आंसर दे सकता है, अ चाइल्ड कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. कहां बताया गया था? मोहम्मद सुगल वर्सेस द किंग के केस में. इसे आप लोग मेंशन कीजिएगा अपने क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु कैन टेस्टिफाई में या चाइल्ड विटनेस पे अगर क्वेश्चन आए तो. ठीक. नेक्स्ट इज द केस ऑफ भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. Simple सा case है. Supreme Court held that evidence of child is required to be evaluated carefully because he is an easy prey of tutoring. Very much possible. क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों ने दृश्यम देखे. You might have seen दृश्यम. A child is very easily मतलब manipulable. उनको manipulate किया जा सकता है, उनको पूरी तरीके से tutor किया जा सकता है, सिखा पढ़ा करके उनसे evidences दिलवाए जा सकते हैं. इसीलिए although the child is an important witness, although the child is a competent witness, yet his testimony has to be weighed very carefully in order to check that there is any kind of manipulation or tutoring. Next is, therefore, the court always looks for adequate corroboration from other evidences to his testimony. Obvious. Next is Dagdu versus State of Maharashtra. क्या बोला गया था? Supreme Court held that there is no antithesis between section 133 and इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 114. क्यों? क्योंकि एक जगह पे बोल दिया कि भैया जो अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल अकम्प्लाइज है तो अकम्प्लाइज कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, और दूसरी जगह बोल दिया गया कि अकम्प्लाइज की अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी को हम एक प्रॉपर एविडेंस नहीं समझेंगे. 114 बी में बोल दिया नहीं समझेंगे, और 113 में 133 में बोल दिया कि ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस. तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है लेकिन है नहीं. यही चीज बोली गई थी इन द केस ऑफ दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. क्या? इलस्ट्रेशन यूजेस द वर्ड मे, देयरफॉर द कोर्ट डिस्क्रिशन लाइज इन द कोर्ट. मतलब द डिस्क्रिशन लाइज विद द कोर्ट ऑफ लॉ मे और मे नॉट बी कंसिडरिंग हिज टेस्टिमनी टू बी ट्रू और अनट्रू. ये चलता है 114 में. ठीक. द कोर्ट हैज टू लुक इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस फॉर सीइंग वेदर द अकम्प्लाइज इज रिलायबल और नॉट. तो कंपीटेंट विटनेस तो है, बट रिलायबल है या नहीं है, इसके लिए 114 में टर्म क्या यूज किया गया? मे. शैल वर्ड यूज नहीं किया गया. क्योंकि देखो पॉसिबल है, अगर अकम्प्लाइज है, जब वो व्यक्ति अपने खुद के पार्टनर इन क्राइम को धोखा दे सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो कोर्ट को धोखा नहीं देगा, कोर्ट से झूठ नहीं कहेगा? बिल्कुल पॉसिबल है. ऐसे केस में हम किसी भी प्रिजम्पशन पे पहुंचने से पहले जुडिशियल डिस्क्रिशन अप्लाई करेंगे. दैट इज बाय द टर्म यूजेस मे. मे वर्ड यूज हुआ है, शैल वर्ड नहीं यूज हुआ है. दैट इज वाई सेक्शन 133 एंड 114 आर नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन. दे आर independently applicable as to judge whether the accomplice's testimony is reliable or not. ठीक. आगे चलते हैं. रविंद्र कुमार डे दोबारा से यहां पे रिपीट हुआ है, लेकिन in a different sense. What does it say? It was held that whole testimony of an accomplice need not be rejected, nor such witnesses can be regarded as a wholly unreliable witness. अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अकम्प्लाइस है और गवर्नमेंट अप्रूवर भी बन गया.
अब अगर गवर्नमेंट अप्रूवर बन गया मतलब उसे बेनिफिट चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने बेनिफिट को सेफगार्ड करने के लिए ऐसी कुछ स्टेटमेंट दे सकता है जो कि कोर्ट को समझ में आए कि भाई ये तो फैक्ट, द फैक्ट विच इज कोटेड बाय दिस पर्टिकुलर अकम्प्लाइज इज समवॉट अनरिलायबल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही क्लियर कट डिस्कार्ड कर देंगे, आप उस पूरी टेस्टिमनी को प्रॉपरली वे करेंगे एंड जज करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे whether that particular testimony or rather a part of that testimony is not to be considered by the court of law because it might look unreliable। आगे क्या बोलता है? The court can rely upon the part of the testimony which inspires confidence and credit, simple as that। जहां कोर्ट को 10 लाइन के बीच में एक ऐसी लाइन लगी कि हाँ भाई ये अनरिलायबल लग रही है, ये झूठ लग रही है, कोर्ट उस लाइन को हटा करके बाकी के पूरे स्टेटमेंट को कंसिडर कर सकता है। दैट्स व्हाट वाज सेड इन द केस ऑफ रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कोट कीजिएगा अपने आंसर में इसको। Next is the question, the case of Sukhwant Singh versus State of Punjab. It talks about the court held that witness cannot be thrown open to cross-examination unless he is first examined in chief। अगर किसी भी विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ तो उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। कॉमन सेंस है भाई, चीफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इज चीफ इन चीफ इज द फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। 3 एग्जामिनेशन ब्रॉडली होते हैं, एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन 137 में दिया है, तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। इवन प्रैक्टिकलिटी में री क्रॉस एग्जामिनेशन भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। So when you look at it this way, a witness cannot be thrown open to cross examination unless उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ हो, क्योंकि ऑर्डर वही है। ठीक, where the prosecution did not examine its witness and offered him to cross examine, it was held that this amounted to abandoning of one's own witness। जब आप अपने खुद के बुलाए हुए विटनेस को चीफ एग्जामिन नहीं कर रहे हो या एग्जामिनेशन इन चीफ उसका नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली बोल दे रहे हो कि हमें इसकी एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, ऑपोजिट पार्टी है, वो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। दैट मींस यू आर अबैंडनिंग योर विटनेस। फिर वो प्रोसिक्यूशन विटनेस या डिफेंस विटनेस जिस भी पार्टी की तरफ से आया होगा, अगर डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन पे जा रहा है तो वो उस विटनेस की कैटेगरी में, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। Next is such an approach can seriously affect the credibility of the prosecution's case। अब prosecution अपने बुलाए हुए विटनेस को खुद ही let's say for example चीफ एग्जामिन करने को तैयार नहीं है, एग्जामिनेशन उसका लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन की बात पे हम क्या ही भरोसा करें। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज द गणपति वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। सिंपल सा केस है, अ विटनेस में बी कॉल्ड एन initiated witness only when he or she derives some benefit from the result of the litigation। इनिशिएटेड या रादर इंटरेस्टेड विटनेस, शायद यहाँ पे टाइपिंग एक एरर हो गया। इनिशिएटेड और रादर इंटरेस्टेड विटनेस वही होता है जिसको लिटिगेशन से कोई एक बेनिफिट होता है, ठीक, दैट विल बी एन इंटरेस्टेड विटनेस। एंड फर्दर देयरफॉर रिलेटेड विटनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंटरेस्टेड विटनेस। यहाँ पे गलती से इनिशिएटेड लिखा है। रिलेटेड विटनेस का मतलब होता है, मान लीजिए कि मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे रिलेटेड विटनेस है। इंटरेस्टेड विटनेस वो होगा जिसका इस केस में कोई इंटरेस्ट होगा। समझ में आया? इंटरेस्टेड विटनेस इज अ पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट इन द केस गिवन सिनेरियो, एंड रिलेटेड विटनेस इज अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू द विक्टिम और रिलेटेड टू द अक्यूज्ड और रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस ओवर देयर, वो एक रिलेटेड विटनेस होगा। इंटरेस्टेड विटनेस हमेशा केस में और उसके रिजल्ट में इंटरेस्टेड होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत सिंपल सा केस है, वन क्रेडिबल विटनेस आउटवेज द टेस्टिमनी ऑफ नंबर ऑफ अदर विटनेसेस ऑफ इनडिफरेंट कैरेक्टर। सिंपल है, अगर एक क्रेडिबल विटनेस एक साइड पे है और 50 इनक्रेडिबल बोल रहा हूं, या ऐसे विटनेसेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है या जिन पे डाउट किया जा सकता है या जो इनडिफरेंट कैरेक्टर के हैं, जिनको बहुत ज्यादा केस के बारे में नॉलेज नहीं है और इवन इन सम केसेस दे आर लुक टू बी फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड, उनके कंपैरिजन में नंबर वुड नॉट मैटर। ये समझना कि नंबर ऑफ विटनेसेस वाला जो आप पॉइंट पढ़ते हैं ना इंडियन एविडेंस एक्ट में कि नंबर ऑफ विटनेसेस कुछ भी हो सकता है, यही वो पॉइंट है। अगर एक क्रेडिबल विटनेस है तो फिर नंबर ऑफ विटनेस वोंट मैटर, इवन वन क्रेडिबल विटनेस इज सफिशिएंट टू प्रूव द केस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गोपाल सर्वन वर्सेस स्टेट ऑफ गोपाल सर्वन वर्सेस सत्यनारायण का केस है 1989 का। व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन दिस केस वाज, इफ द विटनेस आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड इन चीफ does not appear to
subject him to cross examination, his evidence becomes valueless. सीधा सा हिसाब है. अगर किसी व्यक्ति का चीफ एग्जामिनेशन हुआ, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में गायब हो गया, उसकी टेस्टिमनी को कंसिडर नहीं करता कोर्ट ऑफ लॉ. रीजन बीइंग, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट ऑपोजिट पार्टी एक्सरसाइज नहीं कर पाई है, दैट मींस उसकी टेस्टिमनी को टेस्ट करने का, उसकी स्टेटमेंट्स को, उसके द्वारा दिए हुए एविडेंसेस को टेस्ट करने का जो सबसे वाइटल वे था, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसी को लेट गो कर दिया गया है, उसी को वेव कर दिया गया है. सो इफ अ पर्सन हैज गिवन अ चीफ एग्जामिनेशन or has appeared for the chief examination but is absent from the cross examination, in that case उस पर्सन के द्वारा दी हुई टेस्टिमनी को जो चीफ एग्जामिनेशन में मिली है, उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? वैल्यूलेस. दैट्स व्हाट इट इज. नेक्स्ट इज लीला श्रीनिवास राव वर्सेस आंध्र प्रदेश, 2004 का केस है. क्या बोलता है? द फैक्ट दैट सम ऑफ द विटनेसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी हॉस्टाइल डज नॉट रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ देयर एविडेंस. जस्ट बिकॉज सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट के एप्लीकेशन के द्वारा किसी एक विटनेस को आपने हॉस्टाइल घोषित कर दिया, ठीक, लेकिन जस्ट बिकॉज एक विटनेस हॉस्टाइल घोषित हो चुका है, उसके द्वारा दी हुई टेस्टिमनी नल एंड वॉइड नहीं होती, ठीक. यू कैन नॉट डिस्कार्ड, यू कैन नॉट ऑटोमेटिकली, अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी टेस्टिमनी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट उसे कंसिडर करता है. So that's what is told. Even the evidence of hostile witness, if it finds support from other evidences, may be taken into account. ठीक, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हॉस्टाइल विटनेस हो गए, आप अपनी पार्टी के ही अगेंस्ट आपने बयान दे दिया. अगर आपकी टेस्टिमनी ट्रुथफुल लगती है और दूसरे एविडेंसेस उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बेस देते हैं, तो फिर इन दैट कंडीशन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वाइटल पीस ऑफ एविडेंस. नेक्स्ट इज perhaps the last case, Ramchandra versus State of Haryana. क्या बोला गया? It is the duty of the presiding justice to explore every avenue, presiding judge to explore every avenue of justice. For that purpose, he is expressly invested with section number 165 with the right to put questions to witnesses. Obviously, straightforward है ये. This right is so wide that he may ask any question he pleases in any form at any time about any fact, relevant or irrelevant. सीधा सीधा सा हिसाब है. In the interest of justice, it is up to the judge how he asks the question, in what order he asks the question, what questions are to be put, and कैसा भी question हो, वो question पूछ सकते हैं किसी भी एक witness से in order to test or in order to extract whatever evidence can be extracted from the witness. ठीक? So this is the second part and the last part of the Indian Evidence Act. यहां पे हमने सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 से लेकर के सेक्शन 167 के जो मेजर लैंडमार्क केसेस थे, इंक्लूडिंग द रीसेंट केसेस, उन्हें डिस्कस किया है. इसका जो पूरा का पूरा नोट मेकिंग है वो आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू. आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो पसंद आया. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट, डू कमेंट बिकॉज वी लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. और भी लैंडमार्क जजमेंट्स के वीडियोस आते रहेंगे फॉर सीआरपीसी, फॉर सीपीसी, एंड वी आर कमिंग अप विद मोर वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स. हमारा ऑलरेडी फाउंडेशन बैच 8 लॉन्च हो चुका है, उसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अगर आपने अभी तक उसके लिए रजिस्टर नहीं किया, यू हैव इट एनरोल्ड फॉर इट एंड यू वांट टू एनरोल फॉर इट, डू गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, and do share this video with every judiciary aspirant whosoever is preparing for their judicial services examinations. Thank you so very much. This is me, Shubham, signing off. Tata, bye bye, take care, bela chao, and Jai Hind. Take care, bye bye.